आप सभी का स्वागत है। आज अपने क्लास 12 साइंस में बायोलॉजी का लेसन नंबर 10 जिसका पार्ट 5 पढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो में अपने प्रकाश की प्रकृति और प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाविधि के प्रमुख स्टेप थे, चरण थे, उसके बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो में अपने प्रकाशिक व अप्रकाशिक अभिक्रिया है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया कौन से भाग में संपन्न होती है, क्या कुछ इसमें अपघटन होता है, किसका अपचयन और किसका ऑक्सीकरण होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे अपने। तो सबसे पहले तो जो प्रकाशिक अभिक्रिया है ये पादप के कौन से भाग में संपन्न होती है। तो प्रकाशिक अभिक्रिया प्लांट के ग्रेनम भाग में संपन्न होती है, ये ध्यान रखना है इसमें आपको। प्रकाशिक अभिक्रिया पौधे के ग्रेनम भाग में संपन्न होती है। और अप्रकाशिक अभिक्रिया किस भाग में, स्ट्रोमा में संपन्न होती है। ग्रेनम और स्ट्रोमा में ये दोनों अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। अब इसमें सबसे पहले क्या होता है, जो प्रकाशिक अभिक्रिया है तो ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही संपन्न होती है। तो इसमें यहाँ क्या होगा, सूर्य का प्रकाश प्रवेश करेगा, सूर्य का प्रकाश, इस अभिक्रिया में क्या होगा, सूर्य का प्रकाश प्रवेश करेगा और जो पादप हैं ये जड़ों द्वारा क्या जल का शोषण करते हैं। बाहर से इन्होंने जल को ग्रहण किया, जल का ग्रहण करते जल का क्या हो जाता है, प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाशिक अपघटन, जल का प्रकाशिक अपघटन, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में जल है दो अणुओं में टूट जाता है, इस कारण इसे जल का प्रकाशिक अपघटन कहते हैं। तो इसमें जैसे H2O है तो जब इसका प्रकाशिक अपघटन होगा तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के अणु बनेंगे हाफ O2, क्योंकि ऑक्सीजन का एक अणु चाहिए इसलिए अपने को हाफ लिखना पड़ेगा, हाफ O2 प्लस 2H प्लस, यानी हाइड्रोजन दो है तो दो आयन बनेंगे और इसके साथ ही दो इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, क्योंकि धनायन बन गया तो मतलब इसने दो इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं तब ये धनायन बना है। अब इसके बाद में फिर जब प्रकाशिक अपघटन हो जाता है तो फास्फोरिलीकरण होता है, जिसमें चक्रीय और अचक्रीय इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है। फास्फोरिलीकरण किसके कारण होता है, चक्रीय व अचक्रीय इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, चक्रीय व अचक्रीय इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। उसके बाद में ये फास्फोरिलीकरण की क्रिया होती है और इसमें क्या बनता है, एटीपी बनता है। जब फास्फोरिलीकरण की क्रिया होती है तो एटीपी का निर्माण होता है। अब जब जो ये एटीपी बनती है ये ऊर्जा क्या, अप्रकाशिक स्थल कौन सा, स्ट्रोमा स्थल है, उस स्ट्रोमा स्थल में क्या एटीपी ऊर्जा को ग्रहण कर लिया जाता है और वायुमंडल से जो CO2 है इसे ग्रहण कर लिया जाता है। ये भी कौन से अप्रकाशिक स्थल में आएगी। और इसके बाद में जो NADPH है इसका क्या हो जाता है आगे जाकर अपघटन, NADPH और H+, ये भी गैस में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनों का चक्रीय व अचक्रीय प्रवाह होता है तो इसमें एटीपी ऊर्जा और NADP ऊर्जा, इन दोनों ऊर्जाओं का निर्माण होता है और ये दोनों ऊर्जाएं आगे अप्रकाशिक स्थल स्ट्रोमा में पहुंच जाती हैं और स्ट्रोमा में पहुंचकर ये क्या करती है, CO2 को दोनों ऊर्जाएं अपचित कर देती हैं। फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनता है यहाँ पर PGA, फास्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण होता है
और फॉस्फोग्लिसरी अम्ल है ये CO2 की उपस्थिति में और इसके बाद में किसमें ATP की उपस्थिति में, फिर आगे क्या आता है NADPH और H+ इसकी उपस्थिति में, फिर ये बाहर अपने से क्या निकाल देता है, कार्बोहाइड्रेट को निकाल देता है और RUDP का निर्माण करता है। ये अपने से बाहर किसको निकालता है, यहाँ पर अपनी जो कार्बोहाइड्रेट बनती है, इस कार्बोहाइड्रेट को पथ से बाहर निकाल देता है और किसका निर्माण करता है, RUDP का। राइबोलोज डाइफॉस्फेट का निर्माण होता है और ये राइबोलोज डाइफॉस्फेट है ये वापस वही चक्रीय प्रक्रम में इस तरह से जुड़ जाती है। तो ये चक्र के रूप में क्रिया संपन्न होती रहती है। कार्बोहाइड्रेट है ये बाहर चले जाता है C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट का। ये इस चक्र से बाहर चले जाते हैं। इस चक्र का नाम क्या है, केल्विन बेंसन चक्र। तो केल्विन बेंसन चक्र के बारे में अपने आगे बढ़ेंगे। केल्विन बेंसन चक्र, इस चक्र के बारे में अपने कंप्लीट रूप से इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो केल्विन बेंसन चक्र बनता है तो इसमें क्या ATP और NADPH का उपयोग किया जाता है और NADPH2 है और ATP ये किसमें टूट जाते हैं, ATP है ये ADP में बदल जाता है और NADPH H+ है ये किसमें बदल जाता है, NAD में बदल जाता है, NADP में बदल जाता है और एक फास्फेट का अणु यहाँ से NAD पे बदलकर फास्फेट अणु को अलग कर देगा। जब ये ऊर्जा के रूप में अपघटन होता है तो यहाँ से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन बनता है, तो ये ऑक्सीजन क्या बाहर की तरफ चली जाती है। तो ये प्रकाशिक अभिक्रिया ग्रेनम भाग में और अप्रकाशिक अभिक्रिया कौन से स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है। तो इस तरह से इनका चक्रीय और अचक्रीय प्रक्रम भी आगे अपने पढ़ेंगे। तो इसके बाद में नेक्स्ट है प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रियाएं। इसके बाद में प्रकाश तंत्र फर्स्ट और फिर है प्रकाश तंत्र सेकंड। तो प्रकाश तंत्र फर्स्ट और सेकंड की अपनी क्रियाविधि पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो इन तंत्रों में क्या होता है, जो प्रकाश तंत्र है इसकी क्रियाविधि कैसे होती है, प्रकाश तंत्र की क्रियाविधि, इसमें क्या होता है, जो प्रकाशित स्थल होते हैं वो प्रकाशित स्थल कौन से होते हैं, ग्रेनम होते हैं। जैसे ये ग्रेनम जिसमें क्या थाइलेकोइड होते हैं, यहाँ ये भाग प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करने वाला, ये क्वांटोसोम भाग हो गए। अब इन्होंने जैसे ही प्रकाश को फोटोन के रूप में ग्रहण किया, प्रकाश है फोटोन रूप में प्रकाशित स्थल पर आया, प्रकाशित स्थल ने जो सहायक अणु है ये सहायक अणु क्या प्रकाश की ऊर्जा का अवशोषण करते हैं और इस ऊर्जा का अवशोषण करके ये सहायक अणु इस ऊर्जा का अवशोषण करके जो हरित कलर का क्लोरोफिल उसको पहुंचा देते हैं और ये क्लोरोफिल है ये जल का अपघटन करता है और जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं या जितने भी जल का अपघटन होगा उतने इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे और प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही इसे ग्रहण कर लेता है। प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही ये इन्हें ग्रहण कर लेता है। तो इस तरह से प्रकाश तंत्र की क्रियाविधि होती है।
जिसमें चक्रीय और अचक्रीय क्रियाविधि आएंगी, जो आपने अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले प्रकाश तंत्र फर्स्ट है, प्रकाश तंत्र फर्स्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रकाश तंत्र फर्स्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल अणु है, इसमें क्लोरोफिल अणु, क्लोरोफिल अणु जैसे नाम कौन कौन से क्लोरोफिल अणु के होते हैं, जो जितने प्रकाश की तरंगदैर्ध्य का अवशोषण करेंगे वो उसके साथ में संख्या लिखी होगी। जैसे क्लोरोफिल 660, 670, जैसे क्लोरोफिल 660, क्लोरोफिल 670, क्लोरोफिल 680, क्लोरोफिल 690 और क्लोरोफिल 700। क्योंकि अपने बताया जो प्रकाश है ये कितने तरंगदैर्ध्य तक का अवशोषण कर सकता है, 660 से 780 तक। तो मान लो अपने 700 तक जो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य है, इसके बाद में 710, 720, 30, 40, इस प्रकार से 780 नैनोमीटर की तरंगदैर्ध्य होती है। इनके साथ में जो ये संख्या है, ये संख्या का क्या है, जितनी तरंगदैर्ध्य का प्रकाश अवशोषित किया जाता है क्लोरोफिल द्वारा, ये उतनी संख्या है। जैसे क्लोरोफिल जो एक क्लोरोफिल वर्णक है, उसने क्या 700 तरंगदैर्ध्य का प्रकाश अवशोषित किया, तो उसका नाम क्या रख दिया, क्लोरोफिल 700। यदि उसने क्लोरोफिल 680 690 प्रकाश की तरंगदैर्ध्य का अवशोषण किया, तो उसका नाम क्लोरोफिल 690 रख दिया। ये क्या भिन्न भिन्न तरंगदैर्ध्यों के विकिरणों का अवशोषण करके अंत में ये भिन्न भिन्न तरंगदैर्ध्यों का अवशोषण करके, भिन्न भिन्न तरंगदैर्ध्यों का अवशोषण करके अंत में विशिष्ट प्रकार के अणु जो विक्रिया केंद्र की तरह व्यवहार करते हैं, अंत में विशिष्ट प्रकार के अणु जो अभिक्रिया केंद्र की तरह व्यवहार करते हैं, जो विक्रिया केंद्र की तरह व्यवहार इसके बाद में क्या है, उनको ये इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया केंद्र की तरह व्यवहार करते हैं, उन्हें स्थानांतरित कर देते हैं, इस ऊर्जा को स्थानांतरित कर देते हैं। अभिक्रिया केंद्र में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के कारण, अभिक्रिया केंद्र में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के कारण प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के कारण क्लोरोफिल से उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करता है। क्लोरोफिल से उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करता है, निष्कासन करता है। तो जो प्रकाश को अवशोषित किया गया था, उसको आगे क्या क्लोरोफिल में स्थानांतरित किया, और क्लोरोफिल इस ऊर्जा में से क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन करता है। ये प्रकाश तंत्र चक्रीय और अचक्रीय दोनों प्रकार के फास्फोरिलीकरण में भाग लेते हैं।
ये प्रकाश तंत्र, क्योंकि अपने पहले पढ़ चुके हैं प्रकाश तंत्र फर्स्ट में क्या, चक्रीय अचक्रीय दोनों प्रकार के, चक्रीय व अचक्रीय दोनों प्रकार के फास्फोरिलीकरण में भाग लेते हैं, दोनों प्रकार के फास्फोरिलीकरण में भाग लेते हैं। यह ग्रेना और स्ट्रोमा दोनों की थाइलेकोइड में ही उपस्थित होते हैं। यह ग्रेना व स्ट्रोमा भाग में क्रिया होती है। तो ये प्रकाश तंत्र फर्स्ट थी, इसके अपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसे नोट किया। इसके बाद में अपने पढ़ेंगे प्रकाश तंत्र सेकंड और उसके बाद में चक्रीय फास्फोरिलीकरण और अचक्रीय फास्फोरिलीकरण। तो आज आपको इसमें जितना पढ़ाया है उसके नोट्स तैयार करने हैं और इन्हें रिवाइज करना